ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता दें जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। आई लव मोहम्मद के नाम पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर से शुरू हुआ ये बवाल अब बरेली तक पहुंच गया, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आज जमकर झड़प हो गई। पुलिस ने एक्शन लिया तो सियासी बवाल खड़ा हो गया और इसी बीच समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने चैलेंज देते हुए कहा है कि यूपी पुलिस अपनी बंदूकें तैयार रखे, अब सैलाब आने वाला है। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और वहां पर शराबबंदी भी है, लेकिन शराब के तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। तस्करों ने इस बार शराब तस्करी का एक अनोखा तरीका अपनाया है, जिसे आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या इस तरह बिहार में शराब ले जाते हैं तस्कर। और इश्क का जब कोई मामला आता है तो लड़के और लड़कियों का जिक्र होता है, लेकिन जबलपुर में ऐसा नहीं हुआ। ननद को भाभी पसंद आ गई तो उसने एक ऐसा कदम उठा लिया कि पूरे इलाके में इस पर चर्चा होने लगी। अब भाई, पत्नी और बहन दोनों की तलाश में जुटा हुआ है। तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शख्स पर रील बनाने का ऐसा फितूर सवार हुआ कि उसने अपने 9 साल के बेटे की जान की बाजी लगा दी। बाद में पुलिस ने आरोपी की जमकर क्लास लगाई। पिता ने अपने बेटे को चलती कार के गेट पर लटकाया और सड़क पर घुमाया। 9 साल का बच्चा एक हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए था, जबकि दूसरे हाथ से पिता को, और पिता स्पीड से गाड़ी चला रहा था। इसी दौरान एक पुलिस वाले की कार पर नजर पड़ी और उसने तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क किया। पुलिस अधिकारियों ने कार का पीछा कर उसे रोक लिया, जिसके बाद आरोपी कान पकड़कर माफी मांगता दिखा। क्या सॉरी? पुलिस ने आरोपी को जमकर फटकार लगाई। बनाने के लिए तुम कुछ भी करोगे क्या? तो क्या मस्ती है? कौन सी मस्ती है? औलाद किसकी है? साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मोटर व्हील एक्ट के तहत कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बार आबकारी विभाग ने 50 लाख की शराब सहित तस्करों को धर दबोचा। पहली नजर में कंटेनर में रखे गए इन कार्टन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसमें शराब रखी गई है। कंटेनर इस तरह से सजाया गया था कि देखने पर बिल्कुल असली फर्नीचर लगे, लेकिन आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने इसे खोला तो वो हैरान रह गए। कंटेनर के अंदर रखी इन पेटियों में 1 नहीं 2 नहीं पूरी 50 लाख से ज्यादा की शराब रखी हुई थी। शराब से लदा ये ट्रक चंडीगढ़ से आ रहा था, लेकिन डिलीवरी के लिए कहां जा रहा था ये अब तक नहीं पता चल सका। दरअसल कुछ महीनों बाद ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में शराब की बड़ी खेप मिलना किसी साजिश का इशारा कर रही है। इधर बिहार के नवादा में तो शराब तस्कर एक कदम और आगे निकल गए। आबकारी विभाग ने एक होंडा सिटी कार से इतनी शराब बरामद की कि खुद आबकारी वाले ही चौंक गए। निकालते जाइए। कार के डैशबोर्ड में शराब, सीट के अंदर शराब, डिग्गी के अंदर शराब। शराब की इतनी बोतलें कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। कहने को तो ये एक लग्जरी गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर शराब की बोतलों का भंडार है। आबकारी विभाग के मुताबिक आरोपी ड्राइवर नालंदा का रहने वाला है और वो खुद शराब तस्करी करता है। इस बार वो शराब की खेप को झारखंड के बिहार शरीफ की तरफ ले जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसका सामना आबकारी विभाग से हो गया। कुल मिलाकर शराब की 153 बोतलें बरामद की गई, जिनकी कीमत हजारों में है। वैसे तो ननद और भाभी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। कभी कभार दोनों के बीच नोकझोंक भी हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसे जिसने सुना अपना माथा पीट लिया, क्योंकि यहाँ एक ननद अपनी ही खूबसूरत भाभी को लेकर फरार हो गई। पिछले 1.5 महीने से पति परेशान है और अब वो पत्नी और अपनी ममेरी बहन को ढूंढ रहा है। दरअसल जबलपुर में रहने के दौरान आशुतोष की ममेरी बहन मानसी घर आने जाने लगी थी। इस दौरान उसकी पत्नी से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। दोनों साथ में घूमने फिरने जाने लगे। ननद भाभी का रिश्ता था तो आशुतोष को कभी शक नहीं हुआ, लेकिन 13 अगस्त की सुबह संध्या अचानक घर से गायब हो गई, लेकिन स्टेशन पर मिल गई। इसके बाद संध्या एक बार फिर 22 अगस्त को गायब हो गई। इसके बाद पति ने पत्नी के नंबर का व्हाट्सएप चैट देखा तो उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि दोनों ननद भाभी अभिषेक को छोड़कर एक साथ रहने की योजना बना रही थी। इधर ननद मानसी तो घर लौट आई, लेकिन संध्या का अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर संध्या की तलाश शुरू कर दी। इधर यूपी के अमरोहा में बारात ले जा रहे दूल्हे को पीट दिया गया। जिस गांव में बारात जा रही थी, वहीं के कुछ लड़के अचानक से आए और बग्गी पर बैठे हुए दूल्हे को खींचकर मारा। हमला करने आए लोग बग्गी पर चढ़कर दूल्हे को घूंसे मार रहे थे। इससे पहले कि दूल्हा कुछ समझ पाता, इन लोगों ने उसे जी भर कर पीटा। मारने आए लोगों में से एक तो सीधे बग्गी पर चढ़ा, तो दूसरे ने बग्गी चला रहे लड़के को मारकर खदेड़ा। पिटाई के बाद हाथों में मेहंदी लगाए दूल्हे को मंडप से पहले अस्पताल ले जाना पड़ा। दूल्हे के भाई के मुताबिक
गांव के लड़के से उसके भाई का विवाद था। इनमें तू मैं मोहित तो चैलेंज देगा कि मैं तेरी बरात चढ़ने दूंगा। अब वो चैलेंज देगा, वही वाली बात होगी, बरात चढ़ने नहीं। पुलिस अब हमलावरों को ढूंढ रही है। दिल्ली के तीमारपुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बीच सड़क कुछ युवकों ने ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। दोनों युवकों ने भीड़ के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी से हाथापाई शुरू कर दी। युवकों ने जमकर गाली गलौज किया और एक नहीं बल्कि कई थप्पड़ ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर बरसा दिए। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया। हर कोई रुककर तमाशा देखने लगा, लेकिन किसी ने भी युवकों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि युवाओं को समर्थन करते हुए नजर आए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद युवक वहां से निकलने लगे। तभी वहां पहुंचे कुछ लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो कुछ लोगों ने युवकों को ऐसा ना करने को भी कहा। इस पूरे मामले में पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों युवक सलमान और अकबर को गिरफ्तार कर लिया और उनका समर्थन करने वालों की तलाश जारी है। वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के बाराबंकी में उस वक्त अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली जब भरे मंडप में दुल्हन ने अपनी दीदी के देवर से शादी कर ली। वहीं दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया। धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही थी। बारात आने का इंतजार था, नाच गाना चल रहा था। आंगन में बारात भी आई, लेकिन आरोप है कि दूल्हे वालों ने फेरों से पहले 1.5 लाख दहेज की डिमांड कर दी। मेरे पापा से बोला 1.5 लाख रुपए मांगने के लिए, तो हम लोग को पता चला तो हम लोग को दे नहीं पाए। इसी बीच रोते हुए दुल्हन ने अपनी दीदी के देवर से फोन पर बात की। थोड़ी देर बाद देवर आया और भरे मंडप में दुल्हन बनी मोहिनी की मांग भर दी। इधर दूल्हे के पिता का आरोप है कि पैसों की कोई मांग नहीं की गई। परिवार वालों को दोनों के रिश्ते का पता चल गया था, इसलिए ये सब नाटक रचा गया। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। शहर के अलग अलग इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर बैनर लेकर भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि पुलिस के सामने ही भड़काऊ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। आसपास अफरा तफरी मच गई। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट था, लेकिन आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग उग्र हो गए और प्रदर्शनकारी पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिससे हालात बिगड़ गए। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने दुकानों को पहले ही बंद करवा दिया। 9 महिला मस्जिद के बाहर भीड़ बढ़ती चली गई और लोग बेकाबू होने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। हंगामे के दौरान सामने आई तस्वीरों में सड़क पर चारों तरफ पत्थर के टुकड़े बिखरे नजर आए, जबकि कई बाइक को भी भारी नुकसान पहुंचा। देखिए, बरेली में जिस बात की आशंका थी वैसा ही हुआ। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिया मैदान में जबरन घुसने की कोशिश की और जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो फिर वहां हंगामा हो गया। हालात तब बिगड़ गए जब विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी सड़क पर ही गिर गए। लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर लोगों के जूते चप्पल बिखरे हुए दिखाई दिए। हालात को देखते हुए पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। शुरू में तो प्रदर्शनकारी पीछे हटे, लेकिन वो सड़क से दूर एक मैदान में खड़े हो गए और वहीं से पुलिस को निशाना बनाकर पत्थर फेंकने लगे। जब पुलिस उन्हें खदेड़ती तो वो छिप जाते, लेकिन फिर वापस आकर पत्थरबाजी शुरू कर देते थे। खास बात ये थी कि प्रदर्शन के लिए प्रशासन की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल के बीच अब सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी इतनी तैयारी के साथ क्यों आए। देखिए, तैयारियों के साथ इन प्रदर्शनकारियों की नीयत पर भी शक हो रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी ने इनसे सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप समझिए इनके जरिए कि प्रदर्शनकारियों का मूड क्या है।
जुमे की नमाज के बाद बाहर आई भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी और इसी भीड़ में से किसी ने जब पत्थर फेंका तब पुलिस ने अपना एक्शन शुरू किया। सैकड़ों की संख्या में निकली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने फिर लाठी चार्ज किया। बरेली में आई लव मोहम्मद पर हुए लाठीचार्ज पर शायर मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा ने पुलिस के तरीके पर सवाल उठाए और चैलेंज देते हुए कहा कि लखनऊ में अब सैलाब आएगा। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे। ओडिशा के मलकानगिरी में नर्सिंग की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। युवती के पिता का आरोप है कि प्रेमी ने उसे धोखा दिया जिससे वो मानसिक तौर पर टूट गई थी और फिर उसने ये कदम उठाया। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि युवती ने पहले सुसाइड करने के लिए नशे की गोलियां खाई, लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद उसे बचा लिया गया। इसके बाद जब परिवार उसे घर ले आया तो ठीक अगले दिन उसने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि लड़की का रिश्ता सुजॉय नाम के युवक के साथ तय हुआ था, लेकिन बाद में सुजॉय ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों में खूब बहस हुई और युवती ने आखिरकार मौत को गले लगा लिया। इधर मृतक लड़की के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चेकिंग के दौरान एक कार वाले ने टोल के कर्मचारियों को रौंद दिया। टोल प्लाजा पर खड़े हुए पुलिस वाले चेकिंग के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि ड्राइवर ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे पहले कि टोल कर्मचारी गाड़ी की चेकिंग कर पाते, वो गाड़ी उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इलाके में गांजा तस्करी के शक में चेकिंग हो रही थी। गाड़ी में गांजे की आशंका होने पर पुलिस वाले ने इस गाड़ी को रोका, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी को साइड लगवा पाता, ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबा दिया। जिस गाड़ी से यह हरकत की गई उसमें अंग्रेजी में लिखा था हॉर्न ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी। गाड़ी के नंबर प्लेट पर राजस्थान का नंबर था। यहाँ तक कि उसके अंदर पुलिस की वर्दी भी देखी गई। अब शक है कि सरकारी तंत्र से जुड़े लोग ही इलाके में गांजा तस्करी में शामिल हैं। यूपी से एक ऐसी तस्वीर आई जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या देश में सही में विकास हुआ है। श्रावस्ती जिले के सरकारी अस्पताल में मरीजों का टॉर्च की रोशनी में इलाज हो रहा है। तड़पते मरीज, लेकिन क्या करे, बिजली जो नहीं है। तस्वीरें श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड की है, जहां एक्सीडेंट में घायल मरीजों को लेकर जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो वहां के ये नजारे थे। जनरेटर होने के बावजूद जब वो भी नहीं चला तो मजबूरन मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से ही इलाज हुआ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि अक्सर इस अस्पताल की स्थिति ऐसी ही रहती है। यहाँ एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि नीति आयोग ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस अस्पताल को यूपी में नंबर 1 माना था, लेकिन नीति आयोग के इस नंबर 1 अस्पताल का वास्तव में हाल बेहाल है। बेंगलुरु में कल एक महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया। उस पर चोरी के आरोप लगे थे। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उससे जुड़े हुए सीसीटीवी से सारा सच सामने आ गया। 20 सितंबर के इस वीडियो में महिला दुकान के बाहर खड़ी दिखाई दी। फिर उसने इधर उधर देखा और अगले ही पल वो दुकान के अंदर आ गई। और जैसे ही उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, उसने धीरे से साड़ियों का बंडल नीचे गिरा दिया। इसके बाद वो ऐसे खड़ी हो गई जैसे बंडल धोखे से गिर गया हो और फिर महिला दुकान से बाहर निकल गई। इस बीच कई ग्राहक दुकान से बाहर निकले, जिनके बाहर जाते ही महिला दोबारा दुकान में आई। फिर धीरे धीरे साड़ी के बंडल को बाहर खींचने लगी और जब महिला बंडल को खींचकर दुकान के बाहर तक ले आई, वहां मौजूद उसके नाबालिग बेटे ने भी साथ दिया और दोनों बंडल उठाकर मौके से फरार हो गई। बताया जा रहा है इस घटना के अगले दिन भी महिला चोरी के इरादे से दुकान पर पहुंची थी, जब दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने महिला से पूछताछ के बाद चोरी की गई साड़ियां बरामद कर ली और महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में खौलते हुए दूध से भरे बर्तन में गिरने से एक 17 महीने की बच्ची की मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वो बच्ची उस बर्तन के आसपास खेल रही थी और खेल खेल में ही वो खौलते हुए दूध में गिर गई। दूध में जल जाने की वजह से ही अगले दिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। एक स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाली कृष्ण देवी अपनी बेटी के साथ रसोई घर में थी। उसी रसोई में गर्म दूध से भरा बर्तन भी था। फिर एक समय आया
जब बेटी एक बिल्ली के पीछे पीछे उस रसोई में अकेली वापस आई। बिल्ली दूध के बर्तन के पास पहुंची, लेकिन गर्म दूध से मुंह मोड़कर चली गई। इतने में नादान बच्ची बर्तन के पास आई और मासूमियत से बिल्ली को बुलाने लगी। इस दौरान बच्ची खौलते दूध में गिरी। इधर रोने की आवाज सुनकर आई मां ने बच्ची को निकालकर नहलाया, अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। वैसे तो स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया में स्कूल पढ़ने आ रहे बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे थे। उसका वीडियो भी सामने आया। यूं तो ये बच्चे स्कूल में शिक्षा हासिल कर अपना भविष्य संवारने आए थे, लेकिन भ्रष्ट और बदहाल व्यवस्था ने उन्हें झूठे बर्तन चमकाने के काम पर लगा दिया, वो भी गंदे पानी से। तस्वीरें दतिया के नीमरी गांव के एकीकृत माध्यमिक विद्यालय की है, जहां मिड मील के लिए बच्चों को खाना देने की बारी आई तो जिन बर्तनों में उन्हें खाना परोसा जाना था, उन्हें धुलने की जिम्मेदारी बच्चों पर ही डाल दी गई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि एक तो बच्चों से बर्तन धुलवाए गए, ऊपर से साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं। बच्चों से कभी भी कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए, चाइल्ड लेबर के अंतर्गत भी आता है, तो ऐसे टीचर पे जरूर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक हैरान करने वाला सीसीटीवी सामने आया, जहां पेट्रोल भरवाने के बाद कार चालक बिना पैसे दिए ही फरार हो गया। अब पुलिस उस कार चालक की तलाश कर रही है। ये भरा पेट्रोल और कार सवार 9211। मामला जसपुर रोड के ध्यान नगर के गुरु कृपा पेट्रोल पंप का है। घटना के वक्त पेट्रोल पंप खाली था। सीसीटीवी के मुताबिक घड़ी पर सुबह के 4:30 बज रहे थे। पेट्रोल भरा, जैसे ही पेट्रोल पंप कर्मी मशीन में नोजल लगाने को मुड़ा, कार सवार वहां से भाग खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि ये कार सवार पहले भी कई पेट्रोल पंप से बिना पैसे दिए भाग चुका है। इस बार तो इस पेट्रोल चोर ने कार से नंबर प्लेट भी हटा दी। पेट्रोल पंप मैनेजमेंट ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। लखनऊ में एक तेंदुए को लेकर सियासी विवाद इतना बढ़ गया कि इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि युवक की तरफ से जो फोटो शेयर की गई थी तेंदुए वाली, उससे लखनऊ में हड़कंप मच गया था। कार के सामने बैठा तेंदुआ, कार के ऊपर आराम फरमाता तेंदुआ एक तस्वीर में घर के बाहर बैठा हुआ दिखाई दिया। जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो लखनऊ के आशियाना में हड़कंप मच गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के जरिए कटाक्ष करते हुए लिखा, अब तो राजधानी तक आ गए, सरकार को पता चला क्या। इसके बाद लखनऊ पुलिस सक्रिय हुई और जांच की तो पता चला कि ये तस्वीर असली नहीं है, एआई से तैयार की गई थी। इसके बाद पुलिस ने तस्वीर बनाने वाले को आशियाना से पकड़ लिया, जिसके बाद पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मैंने मजाक मस्ती में फोटो अपने साथ एडिट करके उसमें तेंदुआ पीछे लगा के, जो पता भी चल रहा है एडिटेड फोटो है, वो ऐसे लगा के डाल दी। मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं दोबारा गलती कभी नहीं करूँगा। आगरा देश का वो शहर जो देश और दुनिया के पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है, लेकिन इसी ताज नगरी के फतेहाबाद तहसील से एक ऐसी तस्वीर आई है जो झकझोर कर रख देगी। 4 लोगों ने चारपाई उठाई, 6 महिलाएं मदद को साथ चली, कीचड़ को किसी तरह पार किया और फिर लंबी दूरी तय कर एम्बुलेंस तक पहुंची। चुभने वाली ये तस्वीरें प्रतापपुर नीचा खेड़ा गांव की है, जहां गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ये सब किया जा रहा है। सोचिए उस महिला पर क्या बीत रही होगी जब उसे इस तरह चारपाई में लेटाकर कीचड़ को पार कर अस्पताल ले जाया गया। महिला को जब प्रसव पीड़ा हुई तो परिजनों ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन गांव तक सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस बीच रास्ते में रुक गई, जिसके बाद परिजनों के पास महिला को इस तरह ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। वैसे ये इस गांव के लिए नया नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से देश आजाद हुआ तब से गांव की सड़क की स्थिति ऐसी ही है। बेंगलुरु में कल एक महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया था, उस पर चोरी के आरोप लगे थे। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उससे जुड़े सीसीटीवी से सारा सच सामने आ गया। 20 सितंबर के इस वीडियो में महिला दुकान के बाहर खड़ी दिखाई दी, फिर उसने इधर उधर देखा और अगले ही पल वो दुकान के अंदर आ गई। और जैसे ही उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, उसने धीरे से साड़ियों का बंडल नीचे गिरा दिया। इसके बाद वो ऐसे खड़ी हो गई जैसे बंडल धोखे से गिर गया हो, और फिर महिला दुकान से बाहर निकल गई। इस बीच कई ग्राहक दुकान से बाहर निकले, जिनके बाहर जाते ही महिला दोबारा दुकान में आई, फिर धीरे धीरे साड़ी के बंडल को बाहर खींचने लगी। और जब महिला बंडल को खींचकर दुकान के बाहर तक ले आई, वहां मौजूद उसके नाबालिग बेटे ने भी साथ दिया और दोनों बंडल उठाकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है इस घटना के अगले दिन भी महिला चोरी के इरादे से दुकान पर पहुंची थी, जब दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।
फिलहाल पुलिस ने महिला से पूछताछ के बाद चोरी की गई साड़ियां बरामद कर ली और महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान भले ही हंगामा हो गया, लेकिन उस वक्त 3 घटनाएं एक साथ घटी जिसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। जिस वक्त इजरायल के पीएम भाषण दे रहे थे, ठीक उसी वक्त फिलिस्तीन की सीमा पर इजरायल लाउड स्पीकर के जरिए नेतन्याहू का भाषण सुना रहा था। इस दौरान फिलिस्तीनियों के फोन हैक हो गए थे। इजरायल ने फोन हैक क्यों किया, इसके बारे में नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने गाजा में फोन नेटवर्क को कंट्रोल कर लिया है ताकि वहां के लोग उनका भाषण लाइव देख सकें। साथ ही उन्होंने हमास नेताओं से हथियार डालने और बंधकों को रिहा करने की अपील भी की। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि इजरायल गाजा में चल रहे अभियान को अंतिम मुकाम तक लेकर जाएगा और ये काम जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाएगा। हैदराबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यस्त सड़क पर बस धूं धूं कर चलने लगी। राहत की बात यह रही कि ड्राइवर की फुर्ती से यात्रियों की जान बच गई, नहीं तो हादसा भयानक हो सकता था। एसआर नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे आग की धधकती ज्वाला देखिए। आग की लपटें ऐसी कि दिल दहल जाए। आग हैदराबाद के बेहद बिजी रोड पर लगी, जिससे हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। घटना गुरुवार रात करीब 12 बजे की है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी जलकर खाक हो गई थी। श्री साई बालाजी ट्रैवल्स कंपनी की ये बस मियापुर से विजयवाड़ा जा रही थी। आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। चुनाव से पहले बिहार में महिलाओं को बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। पीएम मोदी ने जैसे ही बटन दबाया, 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त चली गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए महिलाओं से कहा, हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार यहाँ की महिलाओं को ने ही झेली है। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने बिहार की महिलाओं के साथ पटना में संवाद किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने एनडीए की उस योजना पर भी निशाना साधा जिसके तहत महिलाओं को 10-10 हजार दिए गए हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए। हमें खरीदने की कोशिश है, ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। प्रियंका वाड्रा ने बिहार की महिलाओं को भरोसा दिया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही 25 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। प्रियंका ने बीजेपी नीतीश सरकार पर महिलाओं को सम्मान न देने और हक की आवाज को दबाने का भी आरोप लगाया। 62 सालों तक हमारे देश की सुरक्षा करने वाला फाइटर जेट MiG-21 आज रिटायर हो गया। आमतौर पर फाइटर जेट्स रिटायर होने के बाद गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट्स में से एक यानी MiG-21 को एक भव्य विदाई समारोह के जरिए फेयरवेल दिया। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में फ्लाई पास्ट के जरिए तिरंगे के रंगों के बीच MiG-21 की झलक आखिरी बार भारत में देखी गई। आखिरी बार अपनी धनधनाती आवाज की गूंज के साथ MiG-21 ने भारत से विदाई ली। मिग के विदाई समारोह में तिरंगे के रंगों वाले पैराशूट से सेना के जवानों ने आसमान में उड़ान भरी।
इसके बाद वायुसेना के जवानों ने अपनी बंदूकों के साथ अनोखे कदमताल से MiG-21 को विदाई दी। विदाई समारोह में आए रक्षा मंत्री को वायुसेना प्रमुख ने एक तस्वीर भेंट की, जिसमें MiG-21 के 62 वर्षों की सेवा का जिक्र था। 1963 में भारत में आया MiG-21 2025 तक वायुसेना के साथ जुड़ा रहा। इस दौरान देश की रक्षा के लिए इसने जंग के हर मोर्चे पर हमारा साथ दिया है। 1971 की जंग जब अपने निर्णायक मोड़ पर थी, तब भारत ने MiG-21 से ही ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला करके पाकिस्तान को घुटनों पर लाद दिया था। इससे पहले 1965 की जंग में भी MiG-21 ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। फिर 1999 में करगिल की जंग में ऊंची चोटी पर बैठे हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए MiG-21 से ही वायुसेना ने बम बरसाए थे। 2019 में जैश-ए-मोहम्मद के टेरर कैंप को तबाह करने के लिए भारत ने MiG-21 को ही पाकिस्तान के बालाकोट भेजा था। और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दौरान भी MiG-21 ने आतंकी ठिकाने नष्ट किए। और यही वजह है कि देश की सेना का MiG-21 से इतना गहरा लगाव है। इतिहास के पन्नों में दर्ज MiG-21 को भारत ने रूस से खरीदा, बाद में साथ मिलकर बनाया। शुरुआत में भारत ने इन MiG-21 फाइटर जेट्स को रूस से खरीदा था। उसके बाद भारत ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन MiG-21 फाइटर जेट्स को भारत में ही बनाया। विदाई समारोह में MiG-21 के नाम की टोपी पहनकर आए रक्षा मंत्री ने इसे भारत और रूस के गहरे संबंधों का प्रमाण बताया। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। MiG-21 को भारतीय सेना के इतिहास का सुनहरा अध्याय बताते हुए रक्षा मंत्री ने तेजस को देश के फाइटर जेट्स का भविष्य बताया। आज हमारे डिफेंस इकोसिस्टम में रिमार्केबल बदलाव हो रहा है। हमें LCA तेजस की सफलता को अपनी नेक्स्ट मिशन की शुरुआत माननी है। भविष्य की तैयारियों के बीच सेना ने देश की सबसे लंबे समय तक रक्षा करने वाले फाइटर जेट MiG-21 को ग्रैंड फेयरवेल दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।